हेलो क्लास। क्लास हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सिरोसिस के बारे में पढ़ा था। सिरोसिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, विच इज़ इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। ये अप्रॉक्सीमेटली जस्ट लाइक सिरोसिस ही है, सिरोसिस की तरह से ही एक्ट करता है, वैसे ही डिज़ीज़ कॉज करता है। इसके साइन एंड सिम्टम भी ऑलमोस्ट वैसे ही होंगे, बट ये क्या करेगा, इसका जो डिफरेंस आएगा वो ये एक रीजनल डिजीज़ है, यानी कि एक रीजनल, एक कंट्री में लिमिटेड रहेगी, ठीक है, या फिर एक ऐसे इन्वायरमेंट में कॉज होने वाली डिज़ीज़ है जैसे कि उस इन्वायरमेंट में कोई एक ऐसा मेटल होगा या कोई एक ऐसा आयन होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पाया जाएगा। जैसे कि इंडिया के बात करें, अगर इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कॉपर, ठीक है, कॉपर मेनली यहाँ पर क्या हो जाता है, लिवर के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है, एक्युमुलेट होगा जिसकी वजह से लिवर में डैमेज होगा। तो यानी यहाँ पर इस डिज़ीज़ में कोई भी ऐसा कॉज नहीं है कि उसको कुछ खाने पीने की वजह से हो गया हो या फिर उसको म्यूटेशन या वायरस की वजह से डिज़ीज़ कॉज हो रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक हैवी मेटल लिवर की सेल्स में एक्युमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिज़ीज़ कॉज होती है, ठीक है, जिसको हम इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस बोलेंगे या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी आईसीसी बोलते हैं। तो रिपोर्ट्स में कभी भी आईसीसी भी लिख करके आ सकता है, ठीक है। और ये भी इतना ज़्यादा जो है डेंजरस डिज़ीज़ है जो कि डायरेक्टली सिरोसिस ही कॉज करता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि पहले लिवर में इन्फ्लामेशन हुआ, फिर अगर ट्रीट किया, दवा खाई तो सही हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो है कॉज हो जाएगा तो डायरेक्टली लिवर की सेल्स में डैमेज कॉज करेगा ही करेगा। और ज़्यादातर ये किसको अफेक्ट करेगा, और ज़्यादातर अफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को, ठीक है। चिल्ड्रंस में ये एक्युमुलेट हो जाएगा लिवर में और धीमे धीमे डैमेज करना स्टार्ट करेगा। ओके, सो ये डिज़ीज़ जो इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस है, ये किस तरीके से कॉज होती है, यानी कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये एक एक्सेसिव कॉपर इंजेक्शन का रिज़ल्ट हो सकता है या फिर ये रिज़ल्ट हो सकता है किसी भी एबनॉर्मल कॉपर मेटाबॉलिज्म। देखिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी मेटल्स हों, चाहे कार्बोहाइड्रेट हों, चाहे प्रोटीन, आयरन्स, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, उसको कम्प्लीटली हैंडल करने के लिए, कम्प्लीटली मेटाबोलाइज करने के लिए लिवर इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर कॉपर के मेटाबॉलिज्म में हो, अगर उसमें चेंजमेंट हो रहा है, चेंजमेंट की वजह से जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ कॉपर जो है नहीं एक्सक्रीट आउट हो पा रहा है, जो हमारा लीवर है उसकी क्लियरेंस पावर रिड्यूस हो चुकी है, प्रॉपर क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, वो धीमे धीमे वहीं पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो फ्री रेडिकल्स हैं, आयनिक फॉर्म में, फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में, ये नॉर्मली जो हेपेटोसाइट्स है उसके अंदर जा कर के इकट्ठा होगा और उसके बाद जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, यानी जो भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं लिवर की सेल्स के अंदर, उनमें क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को रोकेगा, उनको होने नहीं देगा, जिसकी वजह से जो लिवर है वो इन्फ्लेम होना स्टार्ट हो जाएगा धीमे धीमे। क्योंकि देखिए, लिवर की सेल्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस करती हैं, इस तरीके की वो रिएक्शंस करती हैं, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में ना हो पाए तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्योंकि
कोई भी हैवी मेटल, चाहे वो लेड हो, चाहे वो कॉपर हो या कुछ भी हो, वो अगर वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो वो नॉर्मल एक मेटाबॉलिज्म के को कैसेशन करेगा, प्रोहिबिशन करेगा उसका, ठीक है, जिसकी वजह से जो लिवर है उसकी सेल्स आपको डैमेज होती हुई दिखेंगी। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस होगा, पता नहीं चलेगा, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज हो रहा है, हेपेटाइटिस कॉज हो रही है, लेकिन इसका कंप्लीट जो है हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये किस तरह से कॉज हो रहा है, या सिम्टम प्रॉपर दिखाई नहीं देंगे तो उसका इलाज भी नॉर्मली नहीं कराया जाएगा, है ना, क्योंकि इलाज तो किसी चीज़ का इंसान तभी कराना स्टार्ट करता है जब वो बीमारी दिखती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि इन्फ्लामेशन धीमे धीमे बदलेगा फाइब्रोसिस में, वहाँ फाइब्रोसिस होगी, यानी फाइब्रस टिश्यू आकर के इकट्ठा होने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यहाँ पर स्कारिंग हो रही है, फाइब्रोसिस हो रही है, तो यहाँ पर क्लॉटिंग करने के लिए फाइब्रस टिश्यू चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे जब फाइब्रोसिस होती जाएगी, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा और वो सेरोसिस को जन्म देगा, यानी कि सेरोसिस को लीड करेगा। और सेरोसिस तो आपको पता ही है कि इज़ अ इर्रिवर्सिबल डिज़ीज़, इर्रिवर्सिबल कंडीशन, यानी इसको ठीक भी प्रॉपरली नहीं किया जा सकता है दोबारा से, ठीक है। अब जो है इसका रीज़न और भी एक है, क्योंकि भाई अगर कोई डिज़ीज़ आप पढ़ रहे हैं कि वो इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस के नाम से जाना जा रहा है, तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि इंडियन रिलेटेड, यानी एक रीजनल एरिया में ये वैरी करेगा, रीजनल एरियाज़ के पेशेंट इसका जो है शिकार बनेंगे। तो इसका भी क्या रीज़न है कि ये एक रीज़न के पर्टिकुलर व्यक्तियों में हो रहा है। तो पहले के टाइम पे मिल्क बॉयल करने के लिए कॉपर के, ब्रास के बर्तन यूज़ किए जाते थे, यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते थे हिस्टोरिकली, ठीक है, ताकि कॉपर एक प्रॉपर अमाउंट में मिले। कॉपर इज़ नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि कॉपर, अब आप यहाँ डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो समझ लें कि कॉपर ही सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है, नहीं, कॉपर इज़ अ गुड थिंग, इज़ अ न्यूट्रिएंट, बट क्या है एक्सेसिव अमाउंट में हमारे लिए कुछ भी बेनिफिशियल नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन हमारे लिए नेसेसरी है, सभी को पता है, विदाउट ऑक्सीजन वी कांट इवन सर्वाइव, ठीक है, बट एक्सेसिव अमाउंट में अगर आपको ऑक्सीजन भी दे दी जाए तो हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन हो जाती है, यानी वो भी एक बीमारी है, हाइपर वेंटिलेशन। तो एक्सेसिव अमाउंट में सोचिए ऑक्सीजन भी जहर है हमारे लिए, तो ये तो फिर भी कॉपर है। तो एक्सेसिव अमाउंट में जब जाता था तो लिवर की एक कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को क्लियर आउट करने की, निकालने की। अब जब एक्सेसिव अमाउंट में आ रहा है तो लिवर क्या करेगा उसके लिए, लिवर जितना क्लियरेंस हो पाएगी, अदरवाइज़ वो अपनी सेल्स में इकट्ठा करने लगेगा, बिकॉज़ पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कोई भी चीज़ जो एब्ज़ॉर्ब होती है पहले लिवर के पास ही जाती है। तो इस वजह से ये भी इसका एक रीज़न है कि ये इंडिया में क्यों लिमिटेड रह गई है, ठीक है, तो ये इसका रीज़न है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। उसके हम बाद में बात करेंगे इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स की, यानी कौन कौन से फ़ीचर्स आपको यहाँ पर शो होंगे। तो नॉर्मली ये 1 से 5 साल की एज तक के बच्चों में दिखाई देती है। मैं आपको बता दूं कि 5 इयर्स तक जो लिवर रहता है वो फुल्ली मैच्योर्ड भी नहीं रहता है, यानी छोटे बच्चों का जो लिवर होता है वो कम्प्लीटली मैच्योर नहीं होता। इसी वजह से जन्म के तुरंत बाद बहुत से बच्चों को जॉन्डिस जैसी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, बिकॉज़ देयर लिवर इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड, नॉट फुल्ली मैच्योर्ड। तो यहाँ पर 5 साल की एज तक भी उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन सिरोसिस की देखने को मिलती है। इसके अलावा जॉन्डिस के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, इनलार्ज लिवर देखने को मिल सकता है,
लिवर के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट होने लग जाए या थ्राइव में फेलियर यानी कि कम्प्लीटली मेटाबॉलाइज करने में और क्लियरेंस करने में फेलियर होने लगे। बच्चों को भूख ना लगना, जब भी लिवर डैमेज होती है तो भूख, क्योंकि लिवर ही इंडिकेट करता है, ब्रेन को सिग्नल देता है जब उसके पास फूड स्टोरेज ख़त्म हो जाता है भूख का एहसास दिलाने के लिए। तो इसलिए हंगर भी प्रॉपर अमाउंट में उसको जो है नहीं पता चल पाता है, ठीक है। यानी कि भूख भी डिक्टेट नहीं करेगा उसका ब्रेन, और जो है डेवलपमेंटल डिलीज हो सकते हैं, यानी जिस एज में उसके शरीर का जितना विकास डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, धीमे धीमे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ग्रोइंग एरिया है तो ग्रो नहीं कर पाएंगे बच्चे, धीमे धीमे ग्रो करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों में जो कि एसाइटिस, स्प्लीनोमेगैली और हाइपरटेंशन जैसी शिकायत देखने को मिलेगी, जबकि जो हाइपरटेंशन है वो बच्चों का सिम्टम नहीं है। हाइपरटेंशन इंक्रीजेज साइमल्टेनियसली विद द एज, ठीक है। हाइपरटेंशन धीरे धीरे एज के साथ बढ़ता है, बट यहाँ पर एज के साथ में ना बढ़ कर के वो पहले ही दिखाई देगा, अपने सिम्टम्स दिखाना शो कर देगा। डायग्नोसिस का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग को जो पढ़ना है कि ऐसी डिजीज़ को कैसे आप पता करेंगे, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो कन्फर्मेटरी जो कंडीशन है, यानी जिस कंडीशन की वजह से आप कंफर्म कर पाएँ वो लिवर बायोप्सी ही है, बिकॉज़ बायोप्सी की हेल्प से ही जो कंप्लीट स्टडी है किसी भी ऑर्गन की वो की जा सकती है, ठीक है। कॉपर के एक्युमुलेशन को जो है ये रिवील करता है। जब हम लिवर बायोप्सी करेंगे, जब स्टेनिंग करेंगे, तो अगर एक्सेसिव अमाउंट में कॉपर एक्युमुलेट हो गया है, फाइब्रोसिस हो गई है या फिर इन्फ्लामेशन है, तो विद द डिग्री एंड स्टेजेस, किस स्टेज का है, कितनी डिग्री का डैमेज हो चुका है, ये सब कुछ हमको जो हमारा बायोप्सी का टेस्ट है वो एक्सप्लेन करता है। कॉपर स्टडीज़ की बात करें तो सीरम में भी कॉपर जो है इंक्रीज़ दिखाई देता है, ठीक है। कॉपर के लेवल सीरम में और यूरिन में इंक्रीज़ अमाउंट में दिखाई दे सकते हैं। और सेरुलोप्लाज्मिन नाम का जो सब्सटेंस है जो कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉपर बनता है, उसका जो अमाउंट है, उसका जो मात्रा है वो हमको कम दिखेगी सीरम में, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए वो हमें कम दिखेगी। कॉपर हमें बहुत कम अमाउंट में दिखना चाहिए, उसका अमाउंट हमको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हमको वहाँ पर देखने को मिलेगी। एलएफटी के लिए हम रेकमेंड कर सकते हैं, एलएफटी में एएलटी एंड एएसटी जो कि आपके एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसअमाइनाइजेजेस इसको बोलते हैं, वो हमको बढ़े हुए दिखेंगे। क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन होता है, मैंने आपको बता रखा है, एलएफटी में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि जब भी इन्फ्लामेशन लिवर में होता है तो ये इंक्रीज़ होते ही होते हैं। हाइपर बिलिरुबिनेमिया की कंडीशन कॉज होगी, मीन्स जॉइंटिस जैसे सिम्टम्स हमको दिखेंगे। कोआगुलेशन प्रोफाइल्स हमारी चेंज हो जाएगी। जो PT-PC-INR है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं यूजुअली, जो कि नहीं देखा जाता है, वो भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें कि आप ऐसे पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो इसके लिए कॉपर चिलेशन, जैसे कैल्शियम चिलेशन होता है वैसे ही कॉपर चिलेशन,
हम ऐसे सब्सटेंसेस को देंगे उस पेशेंट को जो कि कॉपर का एंटागोनिस्ट है, ठीक है। चिलेट कर दे। चिलेट का मतलब क्या होता है? चिलेट जो टर्म है वो लिया गया चिल से, यानी जैसे कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता है तो वो एक्सेसिवली अपना जो है काम परफॉर्म करने लगता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है। बट जब हम उसको चिल कर देते हैं थोड़ा कि हाँ चिल करो, इतना नहीं है प्रॉब्लम, इतना टेंशन की बात नहीं, तो उसका थोड़ा जो है नेचर शांत हो जाता है। तो उसी तरह से जो कॉपर है, चिलेट करने का मतलब उसको बाइंड कर देना, वो अब एक्सेसिवली अपना फंक्शन उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा जिस तरह से वो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस कंडीशन के लिए, जिसके लिए हम कुछ मेडिकेशन देते हैं, पेनिसिलामाइन दे सकते हैं, ठीक है। और जिंक, जिंक क्या होता है? इज़ अ एंटागोनिस्ट फॉर कॉपर। तो ये कॉपर को रिड्यूस करता है उसके लेवल को, या फिर रिड्यूस भी नहीं करता है तो उसको इनएक्टिव कर देता है। तो ये एक बेहतर ट्रीटमेंट साबित हो सकता है, आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन, आप कॉपर रिच फूड्स को जो है उसके डाइट में जो शामिल कर रहा था उसका कैसेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी डिज़ीज़ हो, कोई भी कंडीशन हो, उसका बेस्ट जो तरीका होता है ट्रीट करने का वो डाइटरी ही होता है, ठीक है। मेडिकेशन पे हम उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते किसी भी चीज़ को लेकर के, बिकॉज़ मेडिकेशन के कुछ भी थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कोई भी डिज़ीज़ हो, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत सी ऐसी डिजीज़ेस पढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो आप ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से उसको रेकमेंड कर सकते हैं वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो फूड बेस्ड हों, जो बेसिस किस बेसिस पे काम करे कि वो खाने में क्या अपना चेंजमेंट करवा सकता है, ठीक है। जिसके लिए हम उसको रेकमेंड करेंगे कॉपर रिच फूड को अवॉइड करना, ठीक है। और नॉन कॉपर यूटेंसिल्स का यूज़ करना, खाना बनाने के लिए कॉपर के बर्तन का यूज़ ना करें। कॉपर के लोटे में पानी रख के पी रहे हैं, ग्लास में पानी रख के पी रहे हैं, समटाइम्स पीपल आर यूजिंग कॉपर बॉटल्स इवन, तो उसको हमको क्या करना है, रेकमेंड करना है कि अवॉइड करें। तो इसके लिए अगर आप बात करें कॉपर रिच फूड्स, तो कॉपर रिच फूड्स में नट्स हैं, सीड्स हैं, इन सबको हमको क्या करना है, अवॉइड कराना है। कैश्यूज़, आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, ये सब। अब ऐसा नहीं कि इसको हम बंद ही कर देंगे हमेशा के लिए, नहीं, हम एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए इसको हम क्या करेंगे, कैसेशन कर देंगे कि आप अभी के लिए उस चीज़ का यूज़ ना करें, और जब भी आपके लेवल थोड़ा आ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये जो इन्फ्लामेशन है वो किस वजह से है, तो नॉर्मली इन्फ्लामेशन तो आपका वायरल, बैक्टीरियल, फूड की वजह से, अल्कोहल की वजह से, फ़ैट की वजह से, ऑटो इम्यून की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है, नॉर्मली। बट इसके लिए कंफर्म आप बायोप्सी से ही करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे नट्स, सीड्स, अब सीड में सेसमे सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इनमें भी कॉपर है, इसको अवॉइड करना है, नट्स को अवॉइड करना है। वेजिटेबल्स में आपको मशरूम्स है, स्पिनच है, पोटैटोज़ हैं, इनमें कॉपर होता है, इसको भी आपको अवॉइड करना है। फ्रूट्स में एवोकाडो है, ड्राइड एप्रिकॉट्स है, या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो किसी भी चीज़ का फ़िश या किसी भी ऐसे अगर आप चिकन मटन खा रहे हैं तो उसका लिवर अवॉइड करें, बिकॉज़ लिवर के पास क्या होता है, स्टोरेज ऑफ कॉपर होता है, ठीक है। तो लिवर अवॉइड करें, बाकी ये ले सकते हैं, ठीक है। डार्क चॉकलेट है, कोकोआ है, इनमें सब में भी, टोफू है, इनमें सब में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कॉपर होता है। तो यहाँ पर हम कोई डाइटरी
चीज़ें नहीं बता रहे हैं तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया इसमें, बट मैंने आपको रिमाइंड करने के लिए बता दिया है। बाकी आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ भी रखी हैं डाइट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको अवॉइड करना है कुछ कॉपर कंटेनिंग फूड्स को, जिससे हेल्प होगी कि लिवर के अंदर जो स्टोरेज है कॉपर का वो काफ़ी जल्दी क्लियर आउट हो सके, ठीक है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं उन केसेस में जिनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कॉपर एक्युमुलेट हो गया है और लिवर डेवलप होने में फेल कर रहा है, यानी कि प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी रेकमेंड करेंगे। ओके, सो क्लास, इट इज़ ऑल अबाउट इंडियन चाइल्डहुड सेरोसिस। अब नेक्स्ट जो कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं पैथोलॉजी के अंदर लिवर डिसीजेज़ में, विच इज़ कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस इसको आप पढ़ेंगे, आइटिस लगा है मीन्स ये तो कंफर्म हो जा रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लामेशन। बट जब भी कोल वर्ड आता है मीन्स वो बाइल या फिर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होता है। और सिस्टम का मतलब आ जाता है कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कि अंदर से हॉलो है, जैसे कि आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ओवरऑल इस टर्म की हेल्प से आप समझने की ट्राई करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, साइन सिम्टम क्या है, किस तरह से क्या एक्ट करेगा, इसके बारे में जानना है। एक चीज़ आपको ये दिमाग में बिठा लेनी है यहाँ पर कि जैसे हम लिवर डिजीज़ मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो सभी लिवर डिजीज़ेस का जो ट्रीटमेंट होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा और जो इसकी डायग्नोसिस होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट जो डायग्नोस्टिक उसकी वैल्यूज़ हैं जो हम देखेंगे वो एग्जैक्टली सेम होगा सभी में, ठीक है। और चाहे इसी तरह जैसे यहाँ पर हम लिवर की बात कर रहे हैं, चाहे इंटेस्टाइन की बात हो, चाहे किडनीज़ की डिजीज़ेज़ पढ़ें, हम एक एक ऑर्गन करके हार्ट की डिजीज़ेज़ पढ़ेंगे तो सारे ही डिजीज़ेज़ वो ऑलमोस्ट हमको सिमिलर ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो हाँ, बात करते इसकी बारे में, तो इट इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर सेल्स होता था, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो किसी भी वजह से हो, डक्ट में सिस्ट हो या कोई अदर रीज़न हो। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक्यूट कोलेसिस्टासिस में क्या होता है, गॉल स्टोन्स हो जाते हैं। सिस्टिक डक्ट में गॉल स्टोन हो जाने की वजह से ये क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है, जिसकी वजह से जो बाइल है उसका मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे ई कोलाई, क्लैप्सियल्ला, ये बैक्टीरियाज हैं जिनकी इन्फेक्शन की वजह से भी कोलेस्टासिस देखने को मिलता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर की जो वॉल होगी वो इन्फ्लेम हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा मींस प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। सीवियर केसेस में नेक्रोसिस भी होने लगती है, यानी लंबे टाइम तक अगर यही सब चलता रहा, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराया गया, तो ऐसे पेशेंट्स में जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो पूरी तरह से इन्फ्लेम हो जाएगी और इन्फ्लेम हो जाने के बाद में वहाँ पर सारी जो सेल्स हैं उसकी वो डैमेज होना चालू कर देंगी और वो फाइनली नेक्रोस्ड हो जाएंगी, यानी डेड हो जाएंगी सेल्स। और ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है एज यू ऑल नो, ठीक है। उसके बाद क्रॉनिक में, ये तो एक्यूट में है, सोचिए एक्यूट में नेक्रोसिस हो रहा है, तो क्रॉनिक में तो और क्या होगा, क्रॉनिक में इसी चीज़ के रिपीटेड एपिसोड्स होंगे, यानी बार बार यही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन का जब रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, गॉल ब्लैडर में डिसफंक्शन हो जाता है, यानी गॉल ब्लैडर आपका जो होगा वो पूरा प्रॉपरली काम करने में सक्षम नहीं होगा।
गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है, पहली चीज़ तो बाइल को स्टोर करना, दूसरी चीज़ है बाइल के कॉम्पोजिशन को मेंटेन करना। अगर बाइल में वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर का कंटेंट कम है तो इसको फिर से उसी में सिक्रीट कर देगा। तो इसका जो फंक्शन है वो काफ़ी प्रिसाइज्ड है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल के कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने में। तो जब भी इसका इन्फ्लामेशन होगा हमेशा गॉल ब्लैडर में कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज होगी ही होगी। ठीक है, फीचर्स की बात कर लें अगर हम लोग कि कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर जब ऐसा होगा, तो कुछ ऐसे सीवियर जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है एब्डोमेन का, जैसे एब्डोमेन को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 9 पार्ट्स का जो अपर क्वाड्रेंट होता है वो भी राइट साइड का, वहाँ पर सीवियर पेन कॉज होता है। ठीक है, और फैटी फूड इंटेक में और ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज़ बाइल का काम होता है फैट को मेटाबोलाइज करा के उसको इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कराना। बट यहाँ पर इसका अपोजिट हो रहा है, बिकॉज़ बाइल प्रॉपर ना तो स्टोर हो पा रहा है ना तो इसका प्रॉपर फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी वजह से बाइल जो बन भी रहा है वो एक अच्छे अमाउंट में कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर फैट का डाइजेशन नहीं होगा। जब भी कोई फैटी फूड खाएगा पेशेंट तो उसके पेट में दर्द होगा, वो भी राइट साइड में। अब ये जो पेन है वो कभी कभी कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है, वो राइट शोल्डर्स या राइट बैक की तरफ स्प्रेड होता है। राइट शोल्डर्स में बैक की तरफ ये क्या होता है, स्प्रेड होना स्टार्ट कर देता है। फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग, ठीक है, पेरिटोनिटाइटिस देखने को मिलता है सीवियर केसेस में, यानी एब्डोमेन की वॉल में इन्फ्लामेशन, तो जिसकी वजह से पेट में हमेशा टेंडरनेस बनी रहेगी। इस तरीके के कुछ साइन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और साइन देखने को मिलता है, मर्फीज़ साइन। इसका मतलब है इंस्पायरेशन करने पर पेन तेज होना, यानी तेज सांस जब भी पेशेंट लेगा, जब भी फुल्ली वो इंस्पायर करने की कोशिश करेगा तो पेन और ज़्यादा तेज़ी के साथ में अकर होगा। ये भी एक कंडीशन क्लिनिकल फीचर में देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्फीज़ साइन। बिकॉज़ इस सिम्टम को सबसे पहले मर्फी ने क्या किया था, नोटिस किया था। बाकी चीज़ें तो पता चली, ठीक है, लिवर के गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, लिवर में जो बाइल है वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। बट इंस्पिरेशन करने में जब पेशेंट आया उसने बताया कि जब हम डीप इंस्पायरेशन करते हैं सिर्फ तब हमको पेन होता है ना। जैसे पेशेंट ने पहला साइन बताया कि हमको फैटी फूड खाने के बाद पेन होता है, तो इंस्पायर करने के बाद अगर पेन हो रहा है तो उसको भी मर्फी ने कोरिलेट किया गॉल ब्लैडर के इन्फ्लामेशन से। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट कंडीशन क्लिनिकल फीचर। ठीक है, तो हमने क्लिनिकल फीचर, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझी, कोलेसिस्टाइटिस की कि किस तरह से कॉज होता है, क्या साइन एंड सिम्टम शो करता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसकी डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।